हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों। बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक है ब्लड, 5 मिनट में मैं कंप्लीट करूंगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, सामान्य तौर पर अगर हम रक्त की बात करते हैं तो रक्त की परिभाषा जो रसायन विज्ञान देता है वो ये कहता है कि रक्त एक कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन कैसे होते हैं? जैसे कि कोई लिक्विड है और उसमें कुछ ठोस कण पड़े हुए होते हैं, उसको बोलते हैं कोलाइडी विलयन। जैसे पानी है, पानी में आप धूल के कण को डाल दो तो वो भी एक तरीके से क्या हो गया, वो एक कोलाइडी विलयन हो गया। तो सामान्य तौर पर रसायन विज्ञान कहता है कि रक्त जो है वो एक कोलाइडी विलयन है, और वहीं पर जीव विज्ञान कहता है कि रक्त जो है वो एक प्रकार का ऊतक है, टिश्यू है। टिश्यू वो होते हैं जो कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं, यानी विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर के बनने वाले समूह को ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। जीव विज्ञान कहता है कि रक्त जो है वो एक संयोजी ऊतक है, यानी एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो अगर ये पूछा जाए कि रसायन विज्ञान के अनुसार रक्त क्या है, कोलाइडी विलयन। जीव विज्ञान के अनुसार रक्त क्या है, एक संयोजी ऊतक है। सामान्य तौर पर अगर हम रक्त की बात करें, ब्लड की, तो हमारे शरीर में रक्त जो है वो 5 से 5.5 लीटर होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 5.5 लीटर होती है। अगर हम बात करें आयतन की दृष्टि से, हमारे बॉडी का जो टोटल वॉल्यूम होता है उसका 1/13 भाग जो है वो रक्त में समाया हुआ होता है, यानी कुल आयतन का 1/13 रक्त के पास होता है। और अगर हम भार की बात करें तो हमारी बॉडी में जो टोटल भार होता है उसका 7 से 8% जो है वो रक्त का होता है। तो लगभग औसतन अगर 70 से 80 केजी का कोई व्यक्ति है और उसका आप 7 से 8% निकालेंगे तो वो लगभग 5 से 5.5 किलोग्राम ही आता है, यानी 5 से 5.5 लीटर आता है। अब बात हम करते हैं रक्त की संरचना। रक्त में मुख्यतः 2 प्रकार के कण होते हैं, एक होते हैं द्रव और दूसरे होते हैं उसमें उपस्थित कुछ ठोस कण। जो रक्त का पतला भाग होता है, द्रवित भाग होता है, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। और जो उसमें ठोस कण होते हैं उसे हम बोलते हैं कोशिकाएं। और सामान्यतः रक्त में 3 प्रकार की कोशिका होती हैं। एक होती हैं लाल कलर की, जिन्हें आरबीसी कहते हैं, एक होती हैं व्हाइट कलर की, जिन्हें डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और एक होती हैं पतली ब्लेड जैसी, जिन्हें बोलते हैं प्लेटलेट्स। यानी रक्त में 3 प्रकार की कोशिका होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसे बोलते हैं रेड ब्लड कार्पल्स, यानी लाल रक्त कर्णिकाएं, श्वेत रक्त कर्णिकाएं, और एक होती हैं आपकी प्लेटलेट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा आकार किसका होता है। तो ध्यान रखना, इन कोशिकाओं में सबसे बड़ा आकार होता है डब्ल्यूबीसी का, उससे छोटा आकार होता है आरबीसी का, और उससे छोटा आकार होता है प्लेटलेट्स का। यानी सबसे छोटी प्लेटलेट्स होती हैं और सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। अगर हम बात करें संख्याओं के बारे में तो सबसे ज्यादा जो संख्याएं होती हैं, मतलब सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है वो आरबीसी की होती है, और इन्हीं के कारण से रक्त आपको लाल रंग का दिखाई देता है। उससे कम पर फिर आती है प्लेटलेट्स, और सबसे कम पर आती है आपकी डब्ल्यूबीसी। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे कि रक्त में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, तो आरबीसी की, यानी लाल वाली कोशिकाओं की होती है, और उससे कम प्लेटलेट्स होती है, और सबसे कम होती है डब्ल्यूबीसी, ठीक है, यानी श्वेत रक्त कर्णिकाएं। अगर हम आरबीसी के बारे में बात करें तो देखने में लाल रंग की होती है सामान्य तौर पर, और इनका मुख्य काम होता है ऑक्सीजन का वहन करना। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं हमारे फेफड़ों में पहुंचती है, फेफड़ों से हमारे रक्त में जो लेकर के जाती है ऑक्सीजन को, वो ये वाली कोशिकाएं लेकर के जाती हैं। और ये कोशिका ये काम करती है हीमोग्लोबिन के द्वारा, यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और तब हीमोग्लोबिन हमारी पूरी बॉडी में पहुंचता है। अगर हम हीमोग्लोबिन के बारे में बात करें तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, और एक ऐसी प्रोटीन है जो रंग देती है, लाल कलर का रंग देती है। हालांकि प्रकीर्णन के कारण से ही लाल रंग दिखाई देता है हमारे ब्लड का। हीमोग्लोबिन में 2 चीजें होती हैं, एक होता है हिम, एक होता है ग्लोबिन। तो बेसिकली जो ग्लोबिन वाला पार्ट है ये प्रोटीन होता है, और जो हिम होता है ये 2 चीजों से मिलकर बनता है, आयरन से और पोरफायरिन से। ये ध्यान रखना, आयरन मुख्यतः हीमोग्लोबिन का भाग होता है, और हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन का वहन कर पाता है वो इसी ही आयरन के कारण से कर पाता है। जब किसी के शरीर में आयरन की कमी हो जाती है उसके कारण से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और इसी को हम बोलते हैं एनीमिया। यानी एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, सामान्य तौर पर ऐसा आयरन की कमी के कारण से होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आरबीसी का मुख्य काम जो होता है वो होता है शरीर में प्रवाह करना ऑक्सीजन का। अब अगर आरबीसी की बात करें कि इनका जन्म कहां होता है, तो सामान्य तौर पर इनका जन्म होता है बोन मैरो में। बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा, जो हमारी बड़ी हड्डियां होती हैं उनके अंदर एक तरल पदार्थ होता है जिसे हम बोलते हैं बोन मैरो अस्थि मज्जा। यहाँ पर कुछ प्री टाइप सेल्स होती हैं जो कि कन्वर्ट होती हैं। तो ये जो आरबीसी का निर्माण हमारी अस्थि मज्जा में होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर ये पूछे कि नवजात शिशुओं में आरबीसी का निर्माण कहां होता है, तब वो अस्थि मज्जा में नहीं होता, तब वो होता है लीवर में। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि आरबीसी की मृत्यु कहां होती है, तो इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है पिलिया, एक होता है यकृत। अगर एग्जाम में पूछे तब आपको पहला आंसर लगाना है
स्प्लीन यानी प्लीहा, इसे तिल्ला भी कहते हैं। वैसे इंग्लिश में इसको स्प्लीन कहते हैं। तो सबसे ज्यादा जो आरबीसी मरती हैं वो प्लीहा में मरती हैं और कुछ हद तक आरबीसी यकृत में भी मरती हैं। तो 2-3 क्वेश्चन ध्यान रखना। आरबीसी की उत्पत्ति कहां होती है? बोन मैरो में होती है। आरबीसी कहां मरती है? प्लीहा में मरती हैं और यकृत में मरती हैं। दूसरी बात, अगर ये पूछ ले नवजात शिशुओं में आरबीसी कहां बनती है, तब उसका आंसर होता है आपका लीवर, यकृत। ठीक है। अच्छा, सामान्य तौर पे आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं हो, मतलब कौन सी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता? आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। अब अगली बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी सामान्य तौर पर 2 प्रकार की होती है। एक होती है ग्रेनुलोसाइट कर्णिका में, जिनके अंदर कण जैसी संरचना होती है, और दूसरी होती है अकर्णिका में, इनके अंदर दानेदार संरचना नहीं होती है। जो कर्णिका में होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल किस प्रकार की कोशिकाएं हैं? तो ये डब्ल्यूबीसी प्रकार की हैं। यानी डब्ल्यूबीसी में 2 टाइप होते हैं, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट में 3 कैटेगरी होती है, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। इसमें आपने कभी एक पदार्थ सुना होगा, हिपेरिन। हिपेरिन वो पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमने देता, और इस हिपेरिन को बनाने का काम बेसोफिल कोशिकाएं ही करती हैं। तो ध्यान रखिएगा, हिपेरिन जो हमारे रक्त को जमने नहीं देता, उनकी क्लोथिंग होने नहीं देता है, उस हिपेरिन का निर्माण बेसोफिल कोशिकाएं करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होती है अकर्णिका में डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है, एक होती है मोनोसाइट और एक होती है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती हैं टी लिम्फोसाइट्स, एक होती हैं बी लिम्फोसाइट्स। कई बार आपने देखा होगा हमें कुछ बीमारियां होती हैं अपने आप ठीक हो जाती हैं, उसमें मेन रोल जो होता है वो लिम्फोसाइट का ही होता है। हमारे इम्यूनो सिस्टम को बनाने वाली हमारे शरीर में 2 कोशिकाएं होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। जब कभी भी कोई शत्रु वायरस हमारी बॉडी में आता है तो उसको पहचानने का काम कि हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, वो टी लिम्फोसाइट्स करती हैं, और उसको पहचानने के बाद उसको मारने के लिए जो एंटीबॉडी बनाई जाती है वो बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा बनाई जाती है। हमारे शरीर में कभी भी टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स की कमी होगी, हमारा इम्यूनो सिस्टम कमजोर हो जाएगा, हम शत्रु वायरस को पहचान नहीं पाएंगे और वो हमारी बॉडी को प्रभावित करेगा, और जिससे बीमारी होगी, और हो सकता है कि वो सही ना हो अगर इनकी कमी हमारे शरीर में हो जाए। इसी से संबंधित है आपका एड्स। सामान्य तौर पर जो एचआईवी वायरस होता है, एड्स का वायरस होता है, वो जो प्रभावित करता है वो टी लिम्फोसाइट्स को ही प्रभावित करता है। और यही कारण होता है कि जब ये कोशिकाएं प्रभावित होती हैं तो फिर फ्यूचर में कभी कोई और वायरस और किसी बीमारी का वायरस हमारी बॉडी में आता है, ये पहचान नहीं पाती और हमारा पूरे का पूरा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, और इस स्थिति को ही हम सामान्य भाषा में बोलते हैं कि एड्स हो गया। तो एड्स का मतलब क्या है? डब्ल्यूबीसी में कमी होना। डब्ल्यूबीसी में भी कौन सी? लिम्फोसाइट्स, और लिम्फोसाइट्स में भी कौन सी? टी लिम्फोसाइट्स। तो जब टी लिम्फोसाइट्स की कमी होती है तब इस कंडीशन में जो है वो क्या होता है? आपका एड्स होता है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखना, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है, यानी एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त कितना होता है? तो आपको पता ही है, 5 से 6 लीटर। अगला क्वेश्चन है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त की पीएच वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो सामान्य तौर पर पीएच वैल्यू होती है 7.4, यानी इसका आंसर होगा सी। 7.35 से लेकर के 7.45 तक इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। मैंने आपको बताया जो रक्त है उसमें 2 चीजें होती हैं, द्रव और ठोस। जो द्रव वाला भाग होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं, और प्लाज्मा में लगभग 90 से 92% जो है वो पानी होता है। तो हमारे रक्त में ज्यादातर मात्रा पानी की होती है, तो यहाँ का आंसर होगा डी। ठीक है। अगला है, रुधिर कोशिकाओं में क्या कार्य करती है? रुधिर शरीर में क्या कार्य करता है? खून शरीर में क्या कार्य करता है? पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, तरल बनाता है, भोजन पाचन में सहायक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। इसके अलावा वो दूसरा काम भी करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत रखता है, और वो रखा जाता है डब्ल्यूबीसी के द्वारा। अगला है, लाल रक्त कर्णिकाओं का रंग होता है। तो कैसा रंग होता है? लाल रक्त कर्णिकाओं का रंग होता है क्यूटिन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, ठीक है, हीमोसाइनिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। तो हीमोग्लोबिन के कारण से ही कैसा रंग आता है? आपका लाल आता है, क्योंकि उसमें आयरन होता है। लाल रुधिर कर्णिकाएं मुख्यतः बनती हैं यकृत में, गुर्दे में, हृदय में, अस्थि मज्जा में। आंसर मैंने आपको बताया था कहां बनती है? बोन मैरो में बनती है, इसको ध्यान रखिएगा। हीमोग्लोबिन क्या है? पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला पदार्थ, बोन मैरो में पाए जाने वाला पदार्थ, मानव रुधिर में पाए जाने वाला पदार्थ। तो मैंने आपको बताया था आरबीसी के साथ संयुक्त होता है आपका हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन वहन का कार्य करता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, आपको पता है हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, और इसी की कमी से जो बीमारी होती है उसे कहते हैं एनीमिया। अगला है, श्वेत रक्त कर्णिकाएं, यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो आप जानते हैं डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, बेसिकली रोगों से लड़ना, और ये काम करती है लिम्फोसाइट यानी टी और बी लिम्फोसाइट्स। जो मैंने बताया था कि एड्स वाला वायरस सबसे ज्यादा प्रभावित
इन्हीं को करता है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार कौन सा है? लिम्फोसाइट्स। दो प्रकार की होती है, वी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अगला है प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है, किससे है प्रतिरक्षा का? लिम्फोसाइट्स से। दो प्रकार की, टी और वी लिम्फोसाइट्स। अगला है रुधिर में श्वेत रुधिर कर्णिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये कह रहे हैं अगर शरीर में डब्ल्यूबीसी बढ़ जाए, सबसे ज्यादा होती है आरबीसी, फिर होती है प्लेटलेट्स, फिर होती है डब्ल्यूबीसी। अगर सबसे ज्यादा मतलब शरीर में अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ने लगे तो क्या होगा? आरबीसी की कमी हो जाएगी, जिससे कि ऑक्सीजन का वहन नहीं हो पाएगा, और इसी बीमारी को कहते हैं हम लोग ब्लड कैंसर। इसे ही कहा जाता है ल्यूकेमिया। लुकेमिया मतलब डब्ल्यूबीसी का बढ़ना। तो आप ध्यान रखिएगा, डब्ल्यूबीसी बढ़ती है दैट्स कॉल्ड इज ब्लड कैंसर यानी लुकेमिया, और अगर डब्ल्यूबीसी घटती है यानी लिम्फोसाइट्स घटती हैं, तब ऐसे में वो एड्स वाली स्थिति आ जाती है, जिसका कारण होता है एचआईवी वायरस। अगला है रक्त समूह की खोज किसने करी थी? तो रक्त समूह वाला मैं आपका लेकर के आऊंगा, लेकिन अगर इसका आंसर पूछा जाए तो कार्ल लैंडस्टीनर ने, क्योंकि 5 मिनट की एक क्लास देनी थी और उसमें इतनी ही जानकारी मैं दे सकता था। डिटेल में पढ़ने के लिए जुड़े रहिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।